नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि पुरानी रजिस्ट्री और खरीदने वाले की मृत्यु हो गई, नामांतरण कैसे होगा और किसका होगा। तो देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा ज़मीन खरीद ली जाती है और वह ज़मीन जो है वह अपने नाम पर नहीं करवा पाता है, और ऐसी स्थिति में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में किसका नामांतरण होगा और वह नामांतरण कैसे होगा। तो इन सब बातों को आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको हम ऐसे समझेंगे कि यह एक ज़मीन है, ठीक है, और यह ज़मीन जो है इस व्यक्ति के नाम पर थी। इस व्यक्ति ने क्या किया कि इस ज़मीन को इस व्यक्ति को बेच दिया, ठीक है, इस व्यक्ति को बेच दिया। अब क्या हुआ कि यह व्यक्ति जो है इस रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर इस जमीन को सरकारी कागज में अपने नाम पर नहीं करवा पाया, अर्थात अपना नामांतरण नहीं करवा पाया, और क्या हुआ कि इसकी जो है मृत्यु हो गई, ठीक है। अब क्या होगा कि इस व्यक्ति के जो वारिस है उनको जानकारी होती है कि यह जमीन जो है सरकारी कागज में इस व्यक्ति के नाम पर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वे वारिस जो है वे क्या करेंगे कि इस रजिस्टर्ड विक्रय पत्र जो है अगर उनके पास में उपलब्ध है तो इसकी ओरिजिनल कॉपी लेकर, या फिर अगर यह उपलब्ध नहीं है तो इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि जो है उपपंजीयक कार्यालय अर्थात सब रजिस्ट्रार से निकाल लेंगे। और जिस वर्ष में यह विक्रय पत्र निष्पादित हुआ है, अर्थात जैसे मान लेते हैं कि यह विक्रय पत्र जो है यह 1990 का है, ठीक है, 1990 का है, तो 1990 में यह ज़मीन जो है ये किसके नाम पर थी, उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि अर्थात उस खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि, B1 की प्रमाणित प्रतिलिपि इस व्यक्ति के वारिसों को निकाल लेनी चाहिए, ठीक है। और वर्तमान में यह ज़मीन जो है ये किसके नाम पर है उसकी भी प्रमाणित प्रतिलिपि इस व्यक्ति के वारिसों को निकाल लेनी चाहिए। और फिर एक आवेदन पत्र जो है मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 109 और 110 के तहत तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए, ठीक है। किसको? इस क्रेता के जो वारिस है, इस खरीदार व्यक्ति के जो वारिस है, उन लोगों को तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। अब तहसीलदार महोदय के द्वारा क्या की जाएगा कि 15 दिन की विज्ञप्ति जारी की जाएगी कि इस व्यक्ति के वारिसों ने तहसीलदार महोदय के समक्ष आवेदन पेश किया है कि इस रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर इस जमीन को इन लोगों के नाम पर अर्थात इसके वारिसों के नाम पर कर दिया जाए, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को इसके संबंध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो वह 15 दिवस के भीतर तहसीलदार महोदय के समक्ष पेश कर सकता है, ठीक है। अगर 15 दिन के भीतर किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं आती है तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा कि जो बेचने वाला व्यक्ति जो है उस व्यक्ति को नोटिस जारी किया जाएगा, ठीक है। इसको जब नोटिस जारी किया जाएगा तो यह तहसीलदार महोदय के समक्ष उपस्थित होगा, अपना जवाब प्रस्तुत करेगा। अगर यह आपत्ति प्रस्तुत करता है तो उस आपत्ति पर भी तहसीलदार महोदय इसको सुनेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा कि तहसीलदार महोदय के द्वारा इस व्यक्ति के कौन कौन वारिस है इस संबंध में रिपोर्ट मंगवाई जाएगी। किससे? पटवारी से रिपोर्ट मंगवाई जाएगी। पटवारी के द्वारा अगर इस व्यक्ति के वारिसों में जो आवेदन पेश किया है उन्हीं लोगों का नाम दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय के द्वारा क्या किया जाएगा कि इस रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर इस जमीन को सरकारी कागज में इस व्यक्ति के वारिसों के नाम पर किए जाने हेतु आदेश पारित कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र जो है ये अगर पुराना है तो ऐसी स्थिति में उस आदेश में 5,000 रुपये तक की शास्ति अर्थात दंड जो है इसके वारिसों पर अधिरोपित किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन 5,000 से अधिक का दंड जो है वह अधिरोपित नहीं किया जाएगा। आदेश पारित होने के बाद में उस आदेश का एक पत्र जो है वह पटवारी महोदय को जारी किया जाएगा कि आप जो है इस जमीन को सरकारी कागज में इस व्यक्ति के जो वारिस है जिन्होंने आवेदन पेश किया है उनके नाम पर कर देवें और इस व्यक्ति का नाम जो है इस जमीन से हटा दे, ठीक है। तो इस प्रकार से तहसीलदार महोदय जो है वे पुराने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर अगर खरीदने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो उसके वारिसों का नामांतरण कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और स्थिति उत्पन्न होती है कि अगर मान लेते हैं कि यह विक्रय पत्र जो है इस व्यक्ति के पक्ष में हुआ है, इस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, ठीक है, और इस व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद में इस व्यक्ति ने क्या किया, बेचने वाले व्यक्ति ने क्या किया कि इस जमीन को किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय कर दिया। क्या किया? किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय कर दिया। तो ऐसी स्थिति में इस क्रेता अर्थात खरीदार व्यक्ति के जो वारिस है वे इस जमीन को अपने नाम पर कैसे करवा सकते हैं। तो देखिए उसके लिए इन लोगों को क्या करना पड़ेगा, अर्थात जो खरीदने वाला व्यक्ति जो है इसके वारिसों को क्या करना पड़ेगा कि
इस रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि निकालनी होगी। अगर ये उपलब्ध नहीं है तो प्रमाणित प्रतिलिपि निकालनी होगी। और जैसा मैंने बताया कि अगर ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र जो है यह सन 1990 का है, ठीक है, सन 1990 का है, तो सन 1990 का खसरा जो है और B1 जो है इस व्यक्ति के वारिसों को निकालनी चाहिए, ठीक है, कि 1990 में वास्तव में इस व्यक्ति के नाम पर थी अथवा नहीं थी, तो वह दस्तावेज निकालने चाहिए, ठीक है, और वर्तमान के दस्तावेज भी निकालने चाहिए। उसके बाद में इन वारिसों को क्या करना चाहिए कि सिविल सूट जो है वह सिविल न्यायालय के समक्ष लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए कि इस जमीन के संबंध में 2 विक्रय पत्र निष्पादित हो चुके हैं। पहला विक्रय पत्र यह है, ठीक है, और दूसरा विक्रय पत्र जो है इस व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर निष्पादित कर दिया है, ठीक है। तो उस विक्रय पत्र की भी जो बाद का विक्रय पत्र है उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि निकालनी चाहिए और उसको भी दावे के साथ में लगाना चाहिए, ठीक है। अब दावे में ये लोग जो है, जो खरीदार व्यक्ति जो है, इसके वारिस जो है, ये वहाँ पर वादी रहेंगे सिविल न्यायालय के समक्ष। और जिस व्यक्ति ने बेचा है, अर्थात जो विक्रेता है, बेचने वाला व्यक्ति है यह, और जिस व्यक्ति ने बाद में खरीदा है वह जो है सिविल न्यायालय के समक्ष दावे में प्रतिवादी रहेंगे, ठीक है। अब क्या किया जाएगा कि सिविल न्यायालय के द्वारा इस बेचने वाले व्यक्ति को और जो बाद में जिस व्यक्ति ने इस जमीन को खरीदा है उस व्यक्ति को नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस जारी करने के बाद में ये लोग जो है, ये विक्रेता जो है, बेचने वाला व्यक्ति जो है यह, और जो बाद में खरीदने वाला व्यक्ति जो है यह अपना जवाब जो है सिविल न्यायालय के समक्ष पेश करेंगे। उसके बाद में सिविल न्यायालय के समक्ष जो है इस क्रेता के जो वारिस है इनके बयान होंगे वादी के रूप में, ठीक है। और उसके बाद में ये विक्रेता जो है इसके, और इस जमीन को बाद में जो खरीदने वाला व्यक्ति जो है इसके भी सिविल न्यायालय के समक्ष बयान होंगे। उसके बाद में अगर सिविल न्यायालय जो है यह इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि इस जमीन का पहला विक्रय पत्र जो है वह इस क्रेता के पक्ष में हुआ था, जिसके की वारिस ये लोग हैं, अर्थात वादी लोग जो है इनके पक्ष में पहला विक्रय पत्र हुआ था, ठीक है। और इस विक्रेता ने, अर्थात बेचने वाले व्यक्ति ने यह विक्रय पत्र जो है बाद में इस व्यक्ति के नाम पर कर दिया है। ऐसी स्थिति में पहला अधिकार जो है इस खरीदने वाले व्यक्ति के वारिसों का है इस जमीन पर, ठीक है। इसलिए जो बाद का विक्रय पत्र जो है इसको शून्य घोषित किया जाता है और इस पहले विक्रय पत्र के आधार पर इस खरीदने वाले व्यक्ति के वारिसों को इसका स्वामी घोषित किया जाता है। किसका? इस जमीन का स्वामी घोषित किया जाता है। इस प्रकार का निर्णय और जयपत्र जो है वह सिविल न्यायालय के द्वारा अगर पारित कर दिया जाता है तो उस निर्णय और जयपत्र के आधार पर इस खरीदने वाले व्यक्ति के जो वारिस है वे लोग जो है तहसीलदार महोदय के समक्ष उस निर्णय और जयपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश करते हुए एक आवेदन पेश करेंगे और तहसीलदार महोदय जो है वे इस जमीन को सरकारी कागज में इस खरीदार व्यक्ति के, खरीदने वाले व्यक्ति के वारिसों के नाम पर कर देंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।